कारगिल एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। 26 जुलाई 1999 ये केवल एक तारीख नहीं थी दोस्तों, बल्कि भारत के इतिहास का वो स्वर्णिम अध्याय है जब भारतीय सेना ने अदम्य साहस, बलिदान और देशभक्ति का परिचय देते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। कारगिल विजय दिवस आज भी हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। और इस बार दोस्तों मैंने तय किया था कि केवल किताबों और फिल्मों में कारगिल को देखने के बजाय उस स्वर्णिम और पवित्र धरती पर खुद जाऊं जहां हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया था। मेरी यात्रा दोस्तों शुरू होती है दिल्ली से, जहां भारतीय वायु सेना के जहाज से हम लोग पहुंचते हैं श्रीनगर। फिर श्रीनगर से टेम्पो ट्रैवलर के जरिए हमारी यात्रा आगे की शुरू होती है। दोस्तों ये मेरे लिए पहला अनुभव था जब मैं कश्मीर यात्रा के लिए निकला था और यहां से मुझे जाना था द्रास। धीरे धीरे दोस्तों सफर आगे बढ़ता रहा। सुंदर सुंदर वादियां, प्रकृति के नजारे और बहुत खूबसूरत जगह का आनंद लेते हुए मैं आगे बढ़ा और फिर मैं पहुंचता हूं सोनमर्ग। सोनमर्ग भी दोस्तों ये हमारे लिए खाने का पॉइंट था जहां पर हमने लंच किया। कुछ देर हम यहां पर रुके। सोनमर्ग भी दोस्तों काफी खूबसूरत जगह है जो वाकई में ऐसा लगता है कि आप धरती के स्वर्ग में आ गए हैं। और यहां से फिर हमारा अगला पड़ाव शुरू हो जाता है जहां हमें पहुंचना है अब कारगिल वॉर मेमोरियल तक। इस सफर में दोस्तों मैं अकेला नहीं था, बल्कि हमारे साथ और भी मीडिया की टीम थी। और रास्ता दोस्तों बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहा। घुमावदार सड़कें, इसके अलावा सिंध नदी को देखकर तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती का एहसास होने लग गया था। सोनमर्ग से आगे चलते चलते फिर आता है जोजिला पास, और जोजिला पास इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया और हम तो दिल्ली की इस गर्मी से वहां पहुंचे थे, तो हमें भी बाद में ठंड का एहसास होने लगा। बताया जाता है कि अक्टूबर तक ये पूरी वादियां बर्फ से ढक जाती हैं और ये बर्फ की काफी मोटी चादर होती है। जब यात्रा दोस्तों हमारी आगे बढ़ रही होती है तो कई सुरंगें भी सामने आती हैं और कश्मीर पीछे छूटने लगता है और लद्दाख की धरती शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर हम पहुंचते हैं भारत की सबसे ठंडी जगहों में से एक द्रास सेक्टर, और शाम होते होते हम लोग द्रास पहुंच जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह दुनिया की सबसे ठंडी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। और यहां पर दोस्तों मैंने एक होम स्टे बुक किया हुआ था जो कि बिल्कुल कारगिल वॉर मेमोरियल के सामने था। इवन दोस्तों यहां पहुंचने पर मुझे इस बात का भी एहसास हुआ कि यही वो इलाका था जहां हमारे भारतीय सेना के वीरों ने इतिहास रचा था। और अगले दिन मैं पहुंचता हूं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर प्रवेश करते ही दोस्तों मन में एक उत्साह और दृढ़ता का भाव सामने आ गया। दोस्तों यह है विजय पथ, कारगिल वॉर मेमोरियल के आगे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे जो तिरंगा आप देख रहे हैं, देश की आन बान और शान, वही तिरंगा है जो हमें गर्व से महसूस कराता है कि हमारा जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। और भारतीय सेना का पराक्रम जिस तरीके का है वो ये भी बताती है कि हमारी सेना हर विकट परिस्थिति से निपटने के तैयार है। और इवन ये जो पहाड़ियाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में 1999 में कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि हमारे सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था और 545 हमारे भारतीय सैनिकों की शहादत हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और देश को नहीं झुकने दिया गया और इन सारी चोटियों पर फतेह हासिल करके भारतीय सेना ने दिखा दिया कि जिस तरीके से पाकिस्तानियों ने पीठ पर वार किया था, उन्हें सीधा उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए उन्हें और पीछे घसीट दिया। तो ये है पराक्रम। यहाँ पर लगी है अमर ज्योति, विशाल तिरंगा और शहीदों की प्रतिमाएं, जो कि हम सब भारतीयों की आंखें नम कर देती है। यही वो जगह है जहां से टाइगर हिल
और कारगिल युद्ध के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं लेमोनचिंग पॉइंट में, जहां से पूरा द्रास सेक्टर दिखता है और वो पहाड़ियां भी दिखती है जहां कारगिल का युद्ध हुआ था। इन्हीं पहाड़ियों में 1999 में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। तब भारतीय सेना ने यहां पर शुरू किया ऑपरेशन विजय। करीबन 2 महीने से ज्यादा चले इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने कठिन से कठिन हालात में लड़ते हुए हर चोटी पर दोबारा तिरंगा फहराया और ये युद्ध आधुनिक भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे कठिन लड़ाइयों में से एक माना जाता है। और इवन दोस्तों मैं कारगिल विजय दिवस के मौके पर ही यहां पहुंचा था, जहां पर शहीद परिवारों के लोग भी आए थे। उनसे मैंने खास मुलाकात भी की। शहीद जयदीप सिंह भंडारी है और ये 30 दिसंबर 1994 को गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए थे। छोटे भाई थे आपके? हाँ, मेरे छोटे भाई थे। और इन्होंने 30 जून 1990 को कारगिल की जो लड़ाई थी, वो जो काला पत्थर है, हाँ। उस जगह में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1999 की उसमें काला हाँ पत्थर जी, में। हाँ जी। तो बचपन में से ही उन्हें फौज में जाने का शौक था? जी, उन्हें बचपन से ही फौज में जाने का शौक था। और जब अब याद इतने टाइम के बाद हर साल याद किया जाता है, तो उस टाइम कुछ इमोशंस आते हैं कि भाई मेरे भाई ने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए और आज देश उनको मतलब नमन कर रहा है और याद कर रहा है। तो कैसा मतलब उनकी कमी तो कहीं ना कहीं लगती होगी? बिल्कुल, उनकी कमी तो सदैव हमेशा मतलब हमेशा खलती ही रहती है, लेकिन एक प्राउड भी फील होता है, मतलब अपने परिवार के ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व भी फील होता है कि हमारे भाई ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए और हम भी, हमारा परिवार भी मतलब देश के कुछ काम आया। मैंने कहा ये लोग क्यों आ रखे, बोलो ऐसे ही आ रखे कि चाय सुई के। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चाय बनाती, तो मैंने गैस जला रही तो गैस बंद हो जा रहा, गैस जला रही वो गैस कुछ अशुभ संकेत मिलने लगे? अशुभ मेरे को संकेत मिल गया था। और जब मैं जंगल से आ रही, मेरी सांसें थोड़ा रुकने जैसे अजीब अजीब हो रही। मैंने कहा मेरी सांस बंद क्यों हो रही? तो उन्होंने बोला चढ़ाई में जा रहे इसलिए हो रहा। मेरे सहेलियों ने बोला, तो मेरे को पता नहीं चला। पता चला मेरे को रात 10:30 बजे बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हो गया वहाँ 13 जुलाई के बाद ऐसा ऐसा हो गया। तब उसके बाद मेरा अब क्या करना था, बच्चा पेट में था एक। तो मैंने बोला इस बच्चे को भी मैंने गिराने की मैं बहुत कोशिश करी। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मैं कैसे खड़ी हूँ, कैसे क्या करूँ। बच्चे मेरे सब छोटे थे। तो जब डीएम ने बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी है, जब तक इस बच्चा इस धरती में नहीं आया इस ठीक ढंग से, तब तक हमारी जिम्मेदारी है बच्चे की। तो इसलिए मैं गई भी, पर किसी ने मना, सब ने मना किया कि ना हम इसको नहीं गिरा सकते, क्योंकि मैडम उसका डीएम जी का वो था, आदेश था। इसलिए उन्होंने बच्चा, आज वो बच्चा 27 साल लग गया उसको। पापा भी नहीं देखे? हाँ, पापा नहीं देखा उसने। मेरे को 2-2.5 महीने चल रहे थे उस टाइम। इस टाइम ऐसे हुआ। उसका जन्म था 11 जनवरी को उसका जन्म हुआ, 2011 जनवरी। उनका नाम क्या था वीर योद्धा जो शहीद हुए हैं? लेफ्टिनेंट दिलवर सिंह था नाम। दिलवर सिंह चमोली गढ़वाल के रहने वाले, हाँ, ग्राम रिठोली। इसके बाद हम फिर वापस आते हैं वॉर मेमोरियल की तरफ। यहाँ पर हमारे वीर सैनिकों का जो बलिदान है उसे अंकित किया गया है। वीर सैनिकों की प्रतिमाएं वहां पर लगी हैं। मतलब एक पल ऐसा लगता है कि नाम, नमक और निशान के लिए भारतीय सेना अपने देश को कभी नहीं झुकने देंगी। इस वॉर मेमोरियल में दोस्तों काफी चीजें देखने लायक थी, जैसे कि बफोस तोप ने दोस्तों युद्ध के दौरान लगभग 2.5 लाख से अधिक गोले दागे थे। इसी तोप ने दुश्मनों के बंकरों को तबाह किया, पैदल सेना को आगे बढ़ने में मदद की और साथ ही यहाँ पर एक हल्की पर्वतीय तोप भी रखी गई है, जिन्हें हेलीकॉप्टरों या फिर खच्चरों की मदद से ऊंची चोटियों तक पहुंचाया गया था। और इसी वॉर मेमोरियल के अंदर है वीर भूमि, जहां उन सभी वीर सैनिकों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। करीबन 545 सैनिकों के यहाँ पर नाम अंकित किए गए हैं और हर नाम ये याद दिलाता है कि आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसकी कीमत किसी ने अपने जीवन से चुकाई है। वॉर मेमोरियल से दोस्तों आप आसानी से टाइगर हिल को भी देख सकते हैं। युद्ध के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हीं चोटियों पर बैठकर हमारे नेशनल हाईवे 1 पर फायरिंग करना शुरू किया था और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने इस असंभव लगने वाले मिशन को पूरा करते हुए रात के घने अंधेरे में पहाड़ चढ़कर टाइगर हिल पर कब्जा किया
और वहां तिरंगा फहराया, जिसके बाद ये जीत पूरे युद्ध का निर्णायक मोड़ साबित हुई। और यही नहीं दोस्तों, भारतीय सेना अपने साथ वो सबूत भी लेकर आई जो बताता है कि पाकिस्तान किस तैयारी के साथ इन चोटियों पर कब्जा करके बैठा हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के बंकर और इग्लू सेंटर। वॉर मेमोरियल में पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए इग्लू शेल्टर्स और संतरी पोस्ट और कई अन्य बंकरों को सुरक्षित तरीके से भारतीय सेना ने यहाँ लाकर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चल सके कि हमारे सैनिकों ने किस अदम्य साहस के साथ पाकिस्तानियों को खदेड़ा था। और ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये इस बात का भी प्रमाण है कि पाकिस्तान की नियमित सेना इस युद्ध में शामिल हुई थी, यानी कि उनकी रेगुलर आर्मी इस युद्ध में थी। इन बंकरों को देखकर समझा जा सकता है कि भारतीय सेना ने कितनी कठिन परिस्थितियों में विजय प्राप्त की होगी। इवन दोस्तों, यहाँ के लोकल लोगों ने भी इस युद्ध में बड़ा योगदान दिया। दोस्तों देखिए किस तरीके से भारतीय सेना ने ये पाकिस्तानी बंकरों को एज इट इज, जो उन्होंने हाई एल्टीट्यूड की पोस्ट पर तैयार कर लिए थे, उन्हें एज इट इज ऊपर से नीचे लेकर आए। और इनका जो सम्मान भारतीय सेना ने किया इनके झंडे को दिखाकर, वो आप देख सकते हैं उल्टा इनका झंडा जो है वो लगाया हुआ है, जो बताता है कि भारतीय सेना ने किस तरीके से उन कब्जाई हुई चोटियों पर दोबारा तिरंगा फहराया और इन्हें एज इट इज़ इनके जो साजो सामान थे उन्हें वापस यहाँ पर रखकर म्यूज़ियम में शोकेस कर दिया, ताकि भारतीय लोग भी देख सकें कि हमारी सेना कितनी सशक्त और कहते हैं ना मुस्तैद है। द्रास के स्थानीय लोग कहते हैं कि युद्ध के समय गांव वालों ने भारतीय सेना को हर संभव मदद की। कई लोग राशन, गोला बारूद और जरूरी सामान ऊंची पहाड़ियों तक पहुंचाने का काम करते थे। उनका योगदान भी दोस्तों इस विजय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ आकर समझ आता है कि देशभक्ति क्या होती है। और कारगिल वॉर मेमोरियल केवल एक पर्यटन का स्थल नहीं है दोस्तों, ये वो जगह है जहां हर पत्थर, हर तस्वीर, हर स्मारक भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और राष्ट्र प्रेम की कहानी सुनाता है। और जब आप यहाँ पर खड़े होकर टाइगर हिल की तरफ देखते हैं तो आपको खुद अपने मन में उन वीर जवानों के लिए सम्मान उमड़ पड़ेगा जिन्होंने अपनी जान देकर देश की सीमाओं की रक्षा की। तो दोस्तों, यदि आप कभी लद्दाख या कारगिल की यात्रा करते हैं तो द्रास में मौजूद कारगिल वॉर मेमोरियल जरूर जाएं। और ये केवल एक यात्रा नहीं होगी आपकी दोस्तों, बल्कि राष्ट्रभक्ति, बलिदान और भारतीय सेना के अदम्य साहस को महसूस करने का अवसर होगा। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आखिर में ये कहना चाहूंगा, इस बड़े मौके को हमें देने के लिए भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो भारतीय सेना को सशक्त नमन। जय हिंद, जय भारत।